अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने डिस्पर्शन कैलकुलेट की थी, कैलकुलेशन ऑफ द डिस्पर्शन। तो मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ कि डिस्पर्शंस जो हैं वो हमने कैसे कैसे कैलकुलेट की थी। मतलब मैं पूरी वो ओबियसली उसका मैथ जो है वो नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको डिस्पर्शन एक लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का। और फिर जो हमने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं, फर्मी, डायराक, बोल्स, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड फोटोन स्टैटिस्टिक वगैरह, ये जो हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे, फिर हमने उनके ऊपर उनको अप्लाई करके उनके लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी। तो वो आप हमारा लेक्चर बेशक मेरा रिपीट करके देख लें ताकि आपको याद आ जाए कि वो क्या था। ये हमने कैलकुलेट की थी इक्वेशन, क्योंकि हम लोग इस सीरीज के अंदर डिफरेंट केसेस के लिए एनएस कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उस एनएस को यूज़ करके हम लोग डिस्पर्शन डिफरेंट केसेस के लिए कैलकुलेट करें। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास अगर मैं वो लिखना शुरू करूं जो हमारे पास एनएस है फॉर डिफरेंट केसेस, ठीक है, तो आपके पास ये जो आपको जिस लेक्चर की मैं बात कर रही हूँ, फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अगर हम क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में देखें तो जो हमारे पास फोटोन स्टैटिस्टिक होती है उसके लिए जो हमारे पास होता है एन एस वो बराबर होता है 1/e⁻β ES -1 फोटोन स्टैटिस्टिक्स। देन फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक के लिए जो कि हमारे पास फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स के लिए जो हमारे पास एन एस एवरेज की वैल्यू है वो 1/e⁻β ES -μ +1 के बराबर। ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक के लिए हमने एनएस कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम एनएस पहले कैलकुलेट कर चुके थे। एंड देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो हमने इन सब के लिए हमने पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जो पार्टीशन फंक्शंस थे हमारे पास उसमें हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स थी उसका जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आया वो इसके बराबर था। एंड देन हमने पार्टीशन फंक्शन को यूज करके इसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के लिए एनएस की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि इसके बराबर थी। इसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड देन फिर हमने इस को यूज करते हुए ये कैलकुलेट किया था डिस्पर्शन, जो कि हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन हमारे पास आई थी इस केस में 1/ns। फिर हमने फोटोन स्टैटिस्टिक्स के लिए z कैलकुलेट किया।
एंड देन फिर उसको उस सेट को यूज़ करके अगेन हमने यही वाला NS एवरेज निकाला। ठीक है, मतलब पहले हमने सिंपल निकाला था बगैर पार्टीशन फंक्शन को यूज़ किए, और फिर उसके बाद हमने पार्टीशन फंक्शन को यूज़ करके ये निकाला। एंड देन फिर हमने इस केस की रिलेटिव डिस्पर्शन कैलकुलेट की, वो बराबर आई थी 1/NS प्लस 1। फिर उसके बाद हमने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक के केस के लिए पार्टीशन फंक्शन निकाला, और वो हमारे पास बराबर आया इसके। फिर उसके बाद इस पार्टीशन फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने NS एवरेज की वैल्यू निकाली, और NS एवरेज की वैल्यू को निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। और फिर उसके बाद हमारे पास जो NS एवरेज की वैल्यू आई वो आई 1/e⁴ प्लस बीटा ES -1। फिर हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, और हमारे पास फाइनली NS एवरेज की वैल्यू आ गई 1/e⁴, वही जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी बोस-आइंस्टाइन के केस में, बीटा ES -μ-1। और फिर हमने इसके लिए डिस्पर्शन कैलकुलेट की। जब हमने इसके लिए डिस्पर्शन कैलकुलेट की तो हमारा डेल्टा NS स्क्वायर एवरेज की वैल्यू आई NS एवरेज 1 + NS एवरेज इंटू 1 + 1/β पार्शियल अल्फा ओवर पार्शियल ES। फिर उसके बाद हमने पार्शियल अल्फा ओवर पार्शियल ES टर्म को निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास डिस्पर्शन आ गई अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर। ठीक है, और हमने इसको इग्नोर इसलिए किया, निगलेक्ट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ये टर्म यूजली काफ़ी स्मॉल होती है, और अल्फ़ा को हम डिटरमिन किस तरीके से करते हैं उसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये रिलेशन बताया था। तो हमारे पास क्या कंडीशन थी? कंडीशन ये थी कि हमने अल्फ़ा को ऐसे चूज़ करना होता है, जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने ये देखा था कि अल्फ़ा को ऐसे चूज़ करना है कि आपके पास जो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया था ये, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो फॉर n प्राइम इज इक्वल टू n। तो एक्चुअली उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखी थी क्योंकि ये जो एक कंडीशन है ये इन्वॉल्व कर रही है पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n प्राइम इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा इट्सेल्फ भी फंक्शन ऑफ n होना चाहिए।
ठीक है, तो इसलिए फिर हमने ये इक्वेशन यूज की। एंड देन फिर हमने इक्वेशन जो ये वाली कंडीशन है उससे हमने इस वाली कंडीशन से हमने फिर ये वाली चीज निकाल ली। और फिर आगे हमने उससे n को डिटरमिन किया। तो बेसिकली हमने जो ये वाली इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये हमने ये बता रही हूँ कि ये चीज़ हम इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास यूजली काफ़ी स्मॉल होती है, क्योंकि अल्फ़ा को डिटरमिन करने के लिए हम लोग ये कंडीशन यूज़ करते हैं। तो अनलेस टेम्परेचर जो है आपके पास, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास बराबर होता है 1/k बीटा is so low that only a few terms in the sum have appreciable magnitude। ठीक है, तो आपके पास कहने का ये मकसद है कि अगर तो टेम्परेचर लो होगा और फिर हमारे पास कुछ ना कुछ टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ये टर्म जो है पार्शियल अल्फा पार्शियल ये हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम लोग उनके पास ये टर्म काफ़ी स्मॉल होती है बाय दिस कंडीशन। और अगर आपके पास टेम्परेचर जो है लो है तो फिर कुछ ना कुछ टर्म्स आपके पास आ जाती हैं जो कि आपके पास जिसकी वजह से कोई ना कोई वैल्यूज आ जाती हैं। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ स्मॉल चेंज अगर आपके पास कोई एनर्जी में आता है, तो कोई स्मॉल अगर चेंज आ रहा है एनर्जी के अंदर, ई एस की वैल्यू के अंदर कोई स्मॉल चेंज आ रहा है, तो वो सम या फिर अल्फा की वैल्यू को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो जो आपके पास फिर यहाँ से जो आपके पास रिलेटिव डिस्पर्शन आई थी इस केस के लिए, फर्मी डायराक के लिए, ठीक है, जो आपके पास फर्मी डायराक के लिए जो कंडीशन आई थी ये वाली कंडीशन आई थी आपके पास, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही सेम कंडीशन है जो हमारे पास पीछे फोटोन स्टैटिस्टिक के केस में हमने निकाली थी। अगर आप देखें तो ये वही वाली है जो कि हमने फोटोन स्टैटिस्टिक के केस में हमने रिलेटिव डिस्पर्शन निकाली थी, कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो आपके पास जो है, अब अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें तो ये ऐसा क्यों है। वैसे जो हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन थी ये वाली, ठीक है, ये आपके पास अगेन ग्रेटर, अगर आप अभी अगर आप देखें तो ये हमारे पास अगेन बाद में वही वाला केस रिड्यूस होके आ गया, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये केस कब इसके फॉर्म में रिड्यूस हुआ है। तो बेसिकली आपके पास अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि बेसिकली फिर क्या डिफरेंस है, अगर फोटोन स्टैटिस्टिक के केस में भी हमारे पास जो रिलेटिव डिस्पर्शन है वो यही आ रही है, और जो हमारे पास फर्मी डायराक का केस है उसके अंदर भी जो है वो हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन यही आ रही है। और एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँ कि जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के केस में जो हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन आई थी वो हमारे पास किसके बराबर थी, वो हमारे पास बराबर थी इसके। ठीक है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के केस। तो अगर हम इनका आपस में कंपैरिजन करें तो फोटोन स्टैटिस्टिक के केस में रिलेटिव डिस्पर्शन ये है और आपके पास इस केस में फर्मी डायराक के केस में रिलेटिव डिस्पर्शन ये है। तो अगर आप देखें तो फोटोन स्टैटिस्टिक और फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक दोनों के केस में जो रिलेटिव डिस्पर्शन है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस से अभी भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास, जैसे हमने फोटोन स्टैटिस्टिक के केस में ये देखा था कि अगर आपके पास NS एवरेज जो है वो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल अगर वो ग्रेटर देन 1 भी हो, मतलब अगर आपके पास NS एवरेज ग्रेटर देन 1 भी हो, तो भी अगर ये चीज़ बहुत बड़ी भी हो जाए तो भी आपके पास जो रिलेटिव डिस्पर्शन है
वो स्मॉल नहीं हो रही इस केस के अंदर। मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो रिलेटिव डिस्पर्शन की वैल्यू स्मॉल हो रही है, लेकिन इस वन फैक्टर की वजह से फोटॉन और फर्मी डिराक केस के अंदर जो रिलेटिव डिस्पर्शन है वो इतनी स्मॉल नहीं हो रही। ठीक है, तो जो आपके पास ये इक्वेशन हमने लिखी थी, ये वाली, तो अगर आप इसको देखें तो जो इसमें करेक्शन टर्म है, ठीक है, जो बेसिकली ये चीज़ है, मतलब डिफरेंस तो इस चीज़ का आ रहा है ना फोटॉन एंड फर्मी डायराक के केस में, तो इसे हम इसे करेक्शन टर्म कहेंगे। तो ये जो करेक्शन टर्म है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये वाला। ठीक है, अब हम इसको यूज करके आपको बताती हूँ कि हम कैसे काम करेंगे। तो हमारे पास तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यूज हैं, तो बेसिकली आपके पास जो है, जो मैंने आपको बताया एन की टर्म, उसको अगर आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू ई एस, ठीक है, तो जब आप ई एस के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो आप उसको जो है ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। तो ये बेसिकली आपके पास जो है, अगर आप देखें तो इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे पास जो टर्म थी एन की, वो किसके बराबर थी, जो एन की वैल्यू थी वो हमारे पास थी सिग्मा आर 1/e⁻ अल्फा प्लस बीटा ER-1। तो अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू ई एस डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आर जो है वो क्योंकि सम है और ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मतलब 0 1 2 3 जो भी आपके पास वैल्यूज हैं सबके ऊपर है आर। तो आपने क्योंकि पर्टिकुलरली एक टर्म जो है वो ई एस वाली एनर्जी टर्म जो है सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मतलब उसकी रिस्पेक्ट से थोड़ी डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपके पास जो है बाकी जो है वो ऑब्वियसली उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई एस, जब आप इसे समीशन ओपन करेंगे बाकी एनर्जी की टर्म्स ई एस के अलावा जितनी भी होंगी उन सबका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास वही टर्म का डेरिवेटिव सर्वाइव करेगा जिसमें ई एस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि समीशन में सिर्फ एक ही टर्म सर्वाइव करेगी जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ई एस, ठीक है, तो वो वाली टर्म जो है वो ये ई एस वाली होगी और इसका डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू ई एस। फिर उसके बाद जो सेकेंड वाला पार्ट है उसके अंदर इन्होंने उसी टर्म को डिफ्रेंशिएट किया है, अल्फा को पहले इन्होंने आपके पास डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ई एस, ठीक है, तो उसमें आपके पास अगर आप देखें तो एक तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट वाली टर्म्स बन रही हैं। क्यों, मतलब अगर आप इसको अगर आप देखें तो एक इसमें एक दफ़ा इसको बीटा वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट किया जिसमें ई एस आ रहा था, और एक दफ़ा जो है वो अल्फा वाली टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो एक दफ़ा बीटा वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट किया तो उसके साथ हमारे पास बीटा आ गया, और एक दफ़ा अल्फा वाली टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ई एस, तो यहाँ पे अल्फा का डेरिवेटिव आ गया। तो हमने बेसिकली क्या किया, जो करेक्शन टर्म थी हमारे पास इस केस में ये वाली, इसको फाइंड करने के लिए हमने ये वाला जो एन है इसको हमने यूज़ किया, और इसके लिए हमने क्या किया, हमने विद रिस्पेक्ट टू ई एस जो है वो हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, और जब हमने विद रिस्पेक्ट टू ई एस इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमने पहले बीटा वाली टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट किया एंड देन फिर हमने अल्फा वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये इक्वल टू हमने इसको 0 लिया क्योंकि ऑब्वियसली एक्चुअली ये वाली चीज़ जो है वो 0 होती है आपके पास। तो यहाँ से हमने फिर इसको रीअरेंज किया कुछ, आप ये आपके पास थोड़ा सा मैथ है, ये आप उसको करेंगे किस तरीके से कि एन एस एवरेज की वैल्यू
आपने कैलकुलेट की हुई है फॉर दिस केस, जो कि आपके पास है 1/e⁻ बीटा ES माइनस म्यू माइनस 1, ठीक है। और आपके पास NS एवरेज का जो स्केयर है वो आपके पास सिंपल क्या हो रहा है, इस बार बीटा ES माइनस म्यू माइनस 1 होल स्केयर, ठीक है। ये इसके बराबर है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास जो है वो इसके बराबर है, ऐड करके इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, ठीक है, तो हमारे पास ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली, एक्चुअली अगर आप देखें तो एक्चुअली मैंने अल्फा जो है उसको मैंने लिया हुआ है माइनस बीटा म्यू ना, इस केस में अगर आप देखें अभी फिलहाल अगर मैं इसको अल्फा ही लेके करूं, जैसे मैंने अभी पीछे अल्फा वाली फॉर्म में लिखी थी आपके पास रिलेशन, ठीक है, बॉस आइंस्टाइन केस का अल्फा की फॉर्म में ये वाला। तो अगर मैं अल्फा ही लेके करूं तो मतलब यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू मत पुट करूं, तो मेरे पास वही चीज़ आएगी e⁻ अल्फा प्लस बीटा ES डिवाइडेड बाय e⁻ अल्फा प्लस बीटा ES माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये NS एवरेज प्लस NS एवरेज का स्क्वायर। तो एक्चुअली अगर आप ये देखें तो ये वाली टर्म जो है वो तो यही वाली है, सिर्फ माइनस बीटा डिफरेंट है, बाकी सब वही सब कुछ आ रहा है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं NS एवरेज प्लस NS एवरेज स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसी तरह हम लोग अगर इस वाली टर्म को देखें तो ये भी हमारे पास NS एवरेज प्लस ये NS नहीं होगा, ये NR होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास समीशन है। तो NS तो पर्टिकुलर स्टेट S के लिए है, लेकिन यहाँ पे हम R के लिए करेंगे तो NR एवरेज प्लस NR एवरेज स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये वाली जो इक्वेशन है पूरी, तो हमारे पास रिड्यूस होके आपको क्या दे रही है, माइनस बीटा NS एवरेज प्लस NS एवरेज स्क्वायर माइनस सिग्मा R NR प्लस NR एवरेज स्क्वायर पार्शियल अल्फा ओवर पार्शियल ES इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप पार्शियल अल्फा ओवर पार्शियल ES की वैल्यू निकाल लें, जो कि बराबर होगी माइनस बीटा NS एवरेज 1 प्लस NS एवरेज डिवाइडेड बाय सिग्मा R NR एवरेज 1 प्लस NR एवरेज। तो अब आपने डेल्टा NS मतलब डिस्पर्शन जो है, जो कि हमारे पास बराबर थी NS एवरेज 1 प्लस NS एवरेज 1 प्लस 1 ओवर बीटा पार्शियल अल्फा ओवर पार्शियल ES, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा NS एवरेज 1 प्लस NS एवरेज 1 माइनस NS एवरेज 1 प्लस NS एवरेज डिवाइडेड बाय सिग्मा R NR 1 प्लस NR, ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास। तो ये जो डिस्पर्शन आपके पास आ रही है ये स्लाइटली स्मॉलर देन है। अगर हम इसे देखें, अगर आप लास्ट टर्म इन द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास लास्ट टर्म है, अगर आप वो निगलेक्ट कर दें, ठीक है, तो अगर आप उसे निगलेक्ट कर दें तो फिर तो आपके पास वही केस आ जाता है जो हमारे पास फोटोन के लिए आया था, ठीक है। तो अगर हम लिमिट लगाएं जहाँ पे t अप्रोच कर रहा हो 0 को, जैसे अभी मैंने पीछे भी बात की थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर t बहुत स्मॉल है तो जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे कोशिश करेंगे कि वो वन सिंगल पार्टिकल स्टेट S=1 ऑफ लोएस्ट एनर्जी में आए, ठीक है। तो अगर हमारे पास t अप्रोच कर रहा है
0 को, तो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स क्या कोशिश करेंगे, सारे के सारे कोशिश करेंगे कि वो सिंगल पार्टिकल स्टेट S=1 के अंदर आ जाए ऑफ लोएस्ट एनर्जी। बेसिकली मैं फोटोन स्टैटिस्टिक और मैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक का, क्योंकि हमने अभी कंपेयर कर रहे थे, तो जो फोटोन स्टैटिस्टिक है और जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है उसमें सिर्फ एक ये करेक्शन टर्म का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने कंडीशन और अप्लाई करें कि T अप्रोच करें 0 को, तो सारे पार्टिकल कोशिश करेंगे कि वो सिंगल पार्टिकल स्टेट S=1 ऑफ द लोएस्ट एनर्जी में आ जाए। तो मेरे हमारे पास फर्स्ट स्टेट में ऑल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाए। तो जब N1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि NS एवरेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल द अदर स्टेट। मतलब बाकी तमाम जो स्टेट्स हैं उनके लिए जो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 0 हो जाएंगे। फर्स्ट ही स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये जो करेक्शन टर्म है आपके पास इस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें प्रिडिक्ट कर रही है प्रॉपरली अबाउट द फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट S=1, ठीक है। तो उसके अंदर किस तरीके से पार्टिकल फ्लक्चुएट करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये जो किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिडिक्ट करिए प्रॉपरली दैट द फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट S=0 गोज टू S=1 गोज टू 0, ठीक है। मतलब फ्लक्चुएशन गोज टू 0 का मतलब ये है कि आपके पास सारे के सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पहली स्टेट S=1 स्टेट में आ जाए, कोई फ्लक्चुएशन मजीद मत हो। मतलब जितने भी पार्टिकल थे वो सारे उसी में अप्रॉक्सीमेटली सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसी के अंदर आ गए। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, हमने जो है वो डिस्पर्शन कैलकुलेट की, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक के लिए हमने डिस्पर्शन कैलकुलेट की, वो हमारे पास इसके बराबर आई, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास हम इस टर्म को पार्शियल अल्फा और पार्शियल ES वाली जो टर्म है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये यूजली वेरी स्मॉल है। और उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे पास अल्फा हम डिटरमिन करते हैं, किस कंडीशन से हम अल्फा डिटरमिन करते थे, हम अल्फा को जो है वो इस कंडीशन के साथ जो है वो हम डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम जो कंडीशन जिसे हम अल्फा को डिटरमिन कर रहे हैं वो हमारे पास, उसकी वजह से हमारे पास जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो पार्शियल अल्फा ओवर पार्शियल ES। और अगर फिर मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर जो है वो लो हो तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो निगलेक्ट नहीं होती, जैसे इस केस में आ रहा था, तो फिर आपके पास करेक्शन जो है वो टर्म आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप लो टेम्परेचर के ऊपर, और इवन ये कि अगर आप स्मॉल चेंज भी एनर्जी के अंदर लाते हैं तो आपके पास जो सम है या जो अल्फा की वैल्यू है वो अनचेंज रहती है। फिर हमने उस रिलेशन को, ये जो वाला रिलेशन था, ठीक है, इसको हमने डिटरमिन किया और बाय यूजिंग कैपिटल N की वैल्यू को डिटरमिन यूज़ करके हमने डिटरमिन किया, तो वहाँ से हमारे पास एक करेक्शन टर्म आ गई। तो आपके पास डिस्पर्शन काफ़ी स्मॉल होती है अगर हम लोग इस वाले करेक्शन टर्म को इन द स्केल ब्रैकेट को हम निगलेक्ट कर दें, तो हमारे पास डिस्पर्शन काफ़ी स्मॉल होती है, ठीक है। मतलब फिर हमारे पास डिस्पर्शन इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। तो अगर हमारे पास लिमिट ये हो कि टेम्परेचर 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास जितने भी पार्टिकल हैं वो सारी कोशिश करते हैं कि वन सिंगल पार्टिकल स्टेट S=1 ऑफ लोएस्ट एनर्जी में आ जाए और N1 एवरेज जो है वो आपके पास N के बराबर हो जाए, और फिर हमारे पास बाकी सारी स्टेट के लिए NS एवरेज 0 हो जाएगी। तो ये करेक्शन टर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर रही है कि जो फ्लक्चुएशन है इन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट S=1 गोज टू 0, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक हम वाइट अप कर लिए और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक के लिए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमने डिस्पर्शन जो है वो कैलकुलेट करना है।